हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो एग्ज़ाम के लिहाज से रेलेवेंट हो सकती है। तो जो आपका अपकमिंग स्पेशली 2025 का जो यूपीएससी मेंस है और एपीएससी का जो मेंस है उसके लिहाज से जो एनालिसिस रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंस है वो बताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं जो पॉइंट आने वाले साल के लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। एडमिशन का डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। अगर आप एक्जिया आईएएस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी कोर्स का जो हाईलाइट है उसको इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल, बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम। तो जो हमारा लीगल एड सिस्टम है, स्पेशली फ्री लीगल एड सिस्टम, जिसको आपके नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया है। तो अभी अगर हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39A देखें तो उसमें फ्री लीगल एड के लिए प्रोविजन रखा गया है कि स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, स्ट्राइव करेगी, कोशिश करेगी कि फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करना है। इसी के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 को लाया गया और इसी के तहत आपके नालसा नेशनल लेवल पे, सालसा स्टेट लेवल पे और डालसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाया गया, ताकि जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको आपका फ्री लीगल एड दिया जा सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो टारगेट था आपका कि लगभग आपके 80% ऑफ पॉपुलेशन को फ्री लीगल एड देना, लेकिन देखा गया है कि सिर्फ 15.5 लाख पॉपुलेशन को ही आपका लीगल एड मिला है, फ्री लीगल एड। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि अगर लीगल एड नहीं मिलता है स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, जस्टिस को अवेल नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इनजस्टिस रहेगा और इनजस्टिस अगर सोसाइटी में रहा तो उससे क्या होगी, जो डिस्ट्रस्ट है, जो आपकी केओस है, वो सोसाइटी में बढ़ेगी। ओके और जो आपके मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उनको कभी एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो ये एक्सेस टू जस्टिस टू द मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको पहला तो डीपीएसपी आर्टिकल 39A, सेकेंडली उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, इसके तहत जो आपके नालसा आई नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इनको मेंशन करना होगा। ओके तो बाकी जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है वो दिया है, इसको आप एक बार देखिएगा और इसी के साथ जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। लीगल एड क्या होता है, फ्री लीगल जो सर्विस है टू पोर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जिसके बारे में आर्टिकल 39A में मेंशन किया गया है। तो ये जो आर्टिकल है, जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको मेंस में आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्लस ये जो आर्टिकल है आने वाले समय पे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। बाकी ये जो लॉ है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है और जो डेटाज है वो आपको मेंस में कोट करने होंगे। ओके बाकी इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उसको लाना ज़रूरी है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना ज़रूरी है आपके डिफरेंट स्टेट को। ओके स्टेट बजट में लीगल एड को, आपका जो बजटरी एलोकेशन है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना ज़रूरी है। जो डिफरेंट आपके कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे जो आपकी वैकेंसीज है उनको पूरा करना ज़रूरी है, ताकि केस को आपके टाइम बाउंड तरीके से डिस्पोज किया जा सके, जस्टिस को सर्व किया जा सके। ओके क्योंकि जस्टिस अगर डिले होता है तो वो जस्टिस डिनाई हो जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है वो आपका फॉलो नहीं होता है। ओके चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जो जीडीपी का आपका बेस ईयर है, जीडीपी का, सीपीआई का, फिर आईआईपी का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी जीडीपी निकालने के लिए, आईआईपी निकालने के लिए और सीपीआई निकालने के लिए बेस ईयर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका क्या करे, जो भी डेटा आए वो स्टेबल रहे। क्योंकि करंट प्राइस में अगर निकालते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन रहता है, तो इसीलिए बेटर हमें पिक्चर नहीं मिल पाता है।
और जो आपका बेस ईयर है वो भी अगर ज़्यादा पुराना हुआ तो उससे हमें बेटर पिक्चर नहीं मिल पाता है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, जीडीपी के लिए, आईआईपी के लिए, सीपीआई के लिए जो पुराना बेस ईयर है उसको इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। तो अभी इसमें जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट किया जाता था 11-12 बेस ईयर के हिसाब से, सीपीआई को भी उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता आया है अब तक। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है, बेस ईयर को चेंज करने की घोषणा की है कि जीडीपी का जो बेस ईयर होगा वो 22-23 हो जाएगा, और जो आईआईपी का होगा वो 22 और 23 बेस ईयर होगा, और सीपीआई का जो बेस ईयर होगा 2024 होगा, ताकि जो इकोनॉमी का आपका ग्रैनुलर पिक्चर है, ओके, हम एकदम सूक्ष्म तरीके से नुआंस्ड एक अप्रोच के साथ पूरी डेटास को कलेक्ट कर सके, ताकि उससे क्या हो, गवर्नमेंट बेटर आपकी फिस्कल पॉलिसी, बेटर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई को बनाया जा सके। तो उस लिहाज से क्या है, आपका मेंस के लिहाज से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवाइजिंग द जीडीपी बेस ईयर इन इंडिया, तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस रहेगा उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें अभी पहला क्या होगा, फर्स्ट दे विल रिफ्लेक्ट रियल ग्रोथ ट्रेंड, जो रियल ग्रोथ का ट्रेंड है वो पता चलेगा, क्योंकि बेस ईयर चेंज होते ही और आईआईपी का बेस ईयर चेंज होते ही डिफरेंट जो आपके इकोनॉमी के सेगमेंट्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स हो गया, ओके, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनको भी ऐड किया जाएगा। इसी के साथ जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है उसको इंक्लूड किया जाएगा सीपीआई में, आईआईपी में, तो बेटर पिक्चर उससे हमें हासिल होगा, और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, बेटर पॉलिसी बना सकेगी विथ बेटर डेटा। तो डेटा का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तब आपको जीडीपी का डेटा हो, आईआईपी का डेटा हो, सीपीआई का डेटा हो, इन सभी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, बाकी ये जो आपका एप्लीकेशन होगा इस नए ईयर का, ये 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से उसको किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले साल के लिए, और मेंस के लिए आपका जो रिवीजन करने की जो प्रपोजल आई है वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका क्रिटिकली एग्जामाइन भी पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एग्जामाइन रिवाइजिंग दी जीडीपी बेस ईयर इन इंडिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, जो हम डेटा अभी कलेक्ट करेंगे या फिर बेस ईयर चेंज करके कलेक्ट करेंगे, तो उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना काफ़ी ज़रूरी है। फिर जो बैलेंस करना है डिजिटल डेटा एंड ट्रेडिशनल सोर्स दोनों को ही, ऐसा नहीं है कि पूरा डिजिटली हम बेस करने लग जाए। जो मैनुअल प्रोसीजर होता है डेटा कलेक्शन का, उसमें क्या होती है, आपके बेटर डाटा कलेक्शन होता है, ओके, और डिजिटल में एक्यूरेसी बेटर होती है। तो इनको हमें साथ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिर आपका जो MOSPI का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टैटिस्टिकल ऑटोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी रहेगा। फिर आपका सिटीज़न को डेटा लिटरेसी देना होगा कि जो डेटा है उससे सिटीज़न कैसे एम्पावर हो सकता है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। फिर रियल टाइम डैशबोर्ड्स को भी बनाना होगा, ताकि जो आरबीआई है, गवर्नमेंट है, बेटर पॉलिसी बना सके। ओके, और फिर जो आपका प्राइवेसी सेफगार्ड है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल डेटा जब कलेक्ट किया जाएगा तो उससे क्या है, आपकी डिजिटल सर्विलेंस जैसी चीज़ें जो है मुद्दे बन के आ सकती है। इसीलिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ जो स्टेट्स है उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करके आपकी डेटा कलेक्शन करनी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंडियाज़ पुलिस रिफॉर्म। तो अभी इंडिया में अब पुलिस हो गया स्टेट सब्जेक्ट, ओके, तो डिफरेंट स्टेट में अगर आप पुलिस का जो पुलिस को अगर देखें तो उसमें बहुत सारी रिफॉर्म की ज़रूरत देखने को मिलती है। क्यों, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डिफरेंट स्टेट में, ओके, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन है, लाइक कस्टोडियल डेथ है, कस्टोडियल टॉर्चर है, कस्टोडियल रेप है, तो इन सभी चीज़ों से क्या पता चलता है कि आपकी जो फियर बहुत ज़्यादा है पुलिस को लेके, कोअर्शन पुलिस स्टेशन में ज़्यादा देखा जाता है। ओके, और आपका एक क्विक जस्टिस के लिए टॉर्चर करना, ओके, आपका जो कन्फेशन है उसको निकालना, ये सभी चीज़ें क्या है, अगेंस्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एज वेल एज जो फंडामेंटल राइट्स है उसके। तो इसीलिए ह्यूमन डिग्निटी को बचाते हुए और प्रोफेशनलिज्म को लाना होगा आपके पुलिस फोर्स में, ताकि जो क्राइम है उसको बेटर हैंडल किया जा सके, क्रिमिनल्स को क्या किया जा सके, बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके, ना कि आपके टॉर्चर के ज़रिए, ओके, या फिर आपके ज़बरदस्ती कन्फेशन निकालना। तो ये सभी चीज़ें दूर करनी ज़रूरी रहेंगी। तो वही चीज़ें इसमें कही गई है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ पुलिसिंग स्टाइल, तो जो पुलिसिंग का स्टाइल है, शार्लॉक होम्स जो आपका मूवी है उसके जैसा होना चाहिए, एनालिटिकल लॉफुल पुलिसिंग होना चाहिए। डर्टी हैरी जैसा नहीं होना चाहिए जिसमें ब्रूटैलिटी और शॉर्ट कट को दिखाया गया है।
ओके, बाय बाईपासिंग लीगल प्रोसीजर्स। फिर कस्टडियल डेथ एंड टॉर्चर आप हमारे देश में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। हज़ार अबाउट आपके 500 से 1000 के बीच कस्टोडियल डेथ है। हाईएस्ट है गुजरात, बिहार एंड महाराष्ट्र में। ये 2018-23 का एनसीआरबी का डेटा है। ओके, तो फेलियर टू इनेक्ट एंटी टॉर्चर लॉ, तो हमारे देश में जो एंटी टॉर्चर लॉ है उसको अभी तक इनेक्ट नहीं किया है गया है, जबकि इसको DK बासु केस में, फिर आपके KS पुट्टास्वामी जजमेंट में भी ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। फिर आपका जो UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसको भी इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, तो उसको रेटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इनइफेक्टिवनेस देखा जाता है टॉर्चर का, जैसे आपके डिफरेंट और मेथड भी है। ओके, तो टॉर्चर क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है। टॉर्चर से कोई अगर आपका कोई कन्फेशन कर भी लेता है तो अंडर एविडेंस एक्ट वो आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। तो जैसे डिफरेंट अदर जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक नॉर्वे, UK, USA, ये क्या करते हैं, आपके फॉरेंसिक्स में ध्यान देते हैं। ओके, साइंटिफिक एनालिसिस में ध्यान देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ना कि जो आपके एलिज क्रिमिनल है या फिर जिसके ऊपर एलिगेशंस है उनको पीट करके या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करके हम क्राइम नहीं कम कर सकते। उल्टा क्राइम को कम करने में एक दूसरा क्राइम हो जाता है बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन पुलिस। ओके, तो उसको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी रहेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? आपका जो स्वाम्पी रीजन होता है, ओके, रिवर और ओशन के बीच में। तो रिवर का माउथ जहाँ पे जाके आपका खत्म होता है और ओशन से मिलता है, उसी जगह पे एक क्या होता है, आपका कन्फ्लुएंस बनता है। उसी कन्फ्लुएंस में क्या होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करती है। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपके इंटीरियर पार्ट्स ऑफ नेशन में नहीं मिलेगा, वो आपके जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में ही ये प्राप्त होगी। जैसे ये कोस्टल रीजन में आप मैनग्रोव देख सकते हैं, जैसे सुंदर बन मैनग्रोव है। ओके, फिर आपके तमिलनाडु में हो, फिर उड़ीसा में, इन डिफरेंट रीजन में हम जो कोस्टल रीजन है उसमें हमको मैनग्रोव दिखाई पड़ता है। तो अभी मैनग्रोव क्या है, काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है डिफरेंट रीजन से अगर देखें। इकोलॉजिकल रोल है ऑफ मैनग्रोव, तो ये क्या करती है, आपके साइक्लोन से बचाती है, टाइडल सर्ज से बचाती है, लैंड को इरोजन से बचाती है, बायोडाइवर्सिटी को आपका कंजर्व करती है, मराइन लाइफ को सपोर्ट करती है, कार्बन सिंक की तरह काम करती है। ओके, स्टोर करती है ब्लू कार्बन को। ब्लू कार्बन मतलब जो ओशन में जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करती है। रिस्टोरेशन सक्सेस स्टोरी, तो तमिलनाडु में आपका जो पिचावरम है उसको किस तरीके से क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। फिर गुजरात में भी लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव्स लगाए गए हैं। और इसमें अभी क्या करना है, हमें कम्युनिटी एंड साइंटिफिक पार्टनरशिप को एंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे डिफरेंट NGO है, लोकल कम्युनिटी है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको एक साथ सिंक में काम करना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिसी का बैकिंग होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और जो नेशनल लेवल का कमिटमेंट है, अर्जेंसी फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल प्लानिंग, इनको आपका इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, बाकी चीज़ें हम आपको, ताकि चीज़ें और हॉलिस्टिकली आप समझ सके और कुछ आइडियाज़ आपको मिल सके। आपने अगर बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो NCERT की कौन सी किताबें पढ़ेंगे, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसी के साथ एक आपका मॉडल क्वेश्चन और आंसर भी दिया गया है। ये मॉडल आंसर है, इस तरीके से नहीं लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पूरा आपका 4 पॉइंट में इसको ख़त्म किया है। तो इसको आप क्या करेंगे, जस्ट आइडिया है कि कौन सी चीज़ें इसमें समेटी जाएंगी। ओके, फिर अभी वे फॉरवर्ड में देखें तो नेशनल मैनग्रोव मिशन को आगे बढ़ाना है, मैनग्रोव मैपिंग करना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है, ड्रोन को यूज़ करना है, सैटेलाइट्स को यूज़ करना है, फिर लाइवलीहुड का लिंक करना है विथ कंजर्वेशन, क्योंकि आपके जो मैनग्रोव रीजन में है उनमें आपकी फिशिंग कम्युनिटी रहती है, इको गाइड्स रहते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, जो आपके मैनग्रोव से डिफरेंट प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट जो है उसको कलेक्ट करते हैं। फिर जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, उसको भी एनफोर्स करना, अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ मैनग्रोव बेस्ड कार्बन क्रेडिट्स को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। रिसर्च एंड इनोवेशंस को लाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम क्या करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पीशीज़, टाइडल बैरियर डिज़ाइंस, ओके, सैलाइन सॉइल रिस्टोरेशन, ये सभी कर सकें। ओके, और स्मार्ट कोस्टल सिटीज़ को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जो निसार सैटेलाइट है उसके बारे में, जो हाल ही में आपका लॉन्च किया गया, 30 कल ही लॉन्च किया गया था। ओके, तो इसमें अभी क्या है, प्री और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो है कि ये फर्स्ट इंडो US सैटेलाइट कोलाबोरेशन से, ओके, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसमें L बैंड और S बैंड दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो इसमें L बैंड जो है वो इसरो की तरफ से है और L जो है नासा की तरफ से है और S जो है इसरो की तरफ से है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर लॉन्च कौन से व्हीकल से किया गया, इंडिया के व्हीकल से, GSLV F-16 के
के तहत किया गया। तो इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। कॉस्टिंग कितना था? $1.5 बिलियन था, जिसको जॉइंटली बियर किया है बाय नासा एंड इसरो ने। मेंस के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्या करेगा, कवर करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन, गोल विथ इम्प्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका आपका इम्प्लीकेशंस रहेगा, ओशिनोग्राफी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड क्लाइमेट चेंज में। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम इसकी पॉजिटिव्स आपका देख सकते हैं। और ये ओपन एक्सेस डेटा देगा पूरे वर्ल्ड को, 12 दिन में पूरे ग्लोब को कवर करेगा, और उससे जो भी डेटा कलेक्ट होगी वो वर्ल्ड का कोई भी नेशन यूज़ कर सकता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा को इसमें रखा गया है ताकि वर्ल्ड को मदद की जा सके बाय यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जो आपके अंडर डेवलप जो नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस है, सभी तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते हैं, तो उनको भी मदद किया जा सकता है। बाकी इसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, इन डिफरेंट डायमेंशन से आपको आंसर लिखना है। ओके, जो अभी हमने बात किया था डिजास्टर, तो आपको आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें तो मोटा मोटा दिया, इसमें हमने आपको पॉइंट में दे दिया। ओके, ताकि आप बेटर आंसर लिख सके, ध्यान रखिएगा। बाकी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने आपको क्रक्स इसमें बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया है, इसका आंसर भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ कुछ एड ऑन भी दिया है कि इंडिया का जो आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो कैसा रहा है, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, ओके, फिर स्पेसएक्स मिशन हो, और हाल ही में जो शुभांशु शुक्ला जी का आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो जर्नी हो, इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल एक क्वेश्चन उसमें उसके हिसाब से भी बन सकता है, तो उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, इसी में हमने चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नीति आयोग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। ओके, तो जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को। तो नीति आयोग किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल रेवोल्यूशन में आपकी बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रही है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो नीति आयोग का क्या रोल रहा है अब तक, आपको कभी पूछ लिया जाता है, क्रिटिकली एनालाइज नीति आयोग रोल, या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, तो आपको इन सभी चीज़ों को मेंशन करना जरूरी रहेगा। तो अभी अगर देखें तो नीति आयोग साइलेंटली क्या कर रही है, आपके साइलेंट ह्यूमन कैपिटल रेवोल्यूशन ला रही है इन फील्ड्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, रिफॉर्मिस्ट जो एजेंडाज है, पॉलिसीज लेती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स है। ओके, इन ग्राउंडेड इन डेटा कलेक्शन, कोलैबोरेशंस, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन। तो एम्फेसिस किस में करती है, क्वालिटी एजुकेशन रिफॉर्म। तो एनईपी में भी नीति आयोग का बहुत ज़्यादा रोल है। इंक्लूसिव लेबर मार्केट रिफॉर्म्स में जो डिफरेंट लेबर कोड्स लाए गए, उसमें भी काफ़ी रोल रहा है। इसी के साथ गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स है उनके डेवलपमेंट में भी, हेल्थ सिस्टम रेजिलियंस में ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन, ओके, उसमें अटल इनोवेशन मिशन को आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी में क्या है, नीति आयोग का रोल रहा है एज अ थिंक टैंक। ओके, फिर सोशल जस्टिस स्ट्रोक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रैंकिंग मैकेनिज्म। तो किस तरीके से नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ा रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहा है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ साइड बाय साइड आप क्या कीजिएगा, जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसके बारे में भी आप डिस्कस एक बार, आप जो इसमें मेंशन किया हुआ है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, इसी के साथ एक आपका मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, नीडेड न्यू ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि हमें अगर विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो हमें कुछ न्यू ड्राइवर्स को ढूंढने होंगे ग्रोथ के। जो ओल्ड ड्राइवर्स है उसी में से हम ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं बाय 2047। उसके लिए हमें जो ड्राइवर्स है उनमें थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। ओके, तो इसमें इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट। तो इसमें न्यू इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट में क्या बता रहा है कि ओल्डर फ्रेमवर्क जो है वो सही नहीं है, हमें ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना है, बट डिड नॉट, अभी ग्रोथ को सिर्फ प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ग्रोथ के साथ हमें जो इनइक्वालिटी है उसको भी दूर करना है। तो अभी देश में ग्रोथ तो है, काफ़ी ग्रोथ है, हम 4th लार्जेस्ट आपके इकोनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड के, लेकिन देश के अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, इतनी ज़्यादा आपकी इनकम इनइक्वालिटी है, रिसोर्स की इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी है। ओके, दैट नीड्स टू बी आपके एड्रेस्ड। ओके, तो उसको एड्रेस नहीं करके हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। हम अगर टॉप 1 भी आ जाए और देश के अंदर आपकी जो इनइक्वालिटी है, इनकम में हो, कंजम्पशन में हो, वेल्थ में हो, वो ज़्यादा रहे, तो वो विकसित भारत आपका अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज लेनी है। देश के अंदर आपके मोस्टली आपके
जो ट्रेड के स्पेशली एमएसएमई में लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ आपका जो डीरेगुलेशन है उसको भी लाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा और स्टेट को भी ऑन बोर्ड रखना होगा ताकि जो रिफॉर्म्स है इकोनॉमी में उनको की जा सके, जो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उनको दूर की जा सके। फिर जो लैंड लेबर आपके है, फिर कैपिटल है, लॉजिस्टिक्स है, इनमें जो भी चैलेंजेस है उनको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। तो किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर एक आपका आर्टिकल इसमें मेंशन किया गया है। ओके, और फिर वे फॉरवर्ड में आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है न्यू कॉम्पैक्ट को, स्ट्रेंथन करना है डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज लाइक एमएसएमई को, लोकल प्रोडक्शन चेन्स को, स्किल इनिशिएटिव्स लेने ज़रूरी है, फोकस करना है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी में, एनकरेज करना है डिफरेंट सेक्टर को कि आपका जो आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर है लाइक टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, इनको बूस्ट किया जाए और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक फेडरलिज्म लाना ज़रूरी है ताकि हर स्टेट का डेवलपमेंट हो, हर स्टेट अच्छा परफॉर्म कर सके, हर स्टेट में इवन डेवलपमेंट हो, इवन तरीके से ह्यूमन जो है वो ग्रो कर पाए। ओके, तो ये सभी चीज़ें जरूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कोर्ट्स एंड द मेकिंग ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। तो जो ट्रांसजेंडर, अभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में एक बाइनरी बना हुआ है कि जो आपके इंसान है मेल या फीमेल ही हो सकता है, उसके अलावा क्या है आपके ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। इस चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। उस जजमेंट में क्या किया उन्होंने, थर्ड जेंडर को आपके ऑफिशियली रिकॉग्निशन दी और उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आपका ऑर्डर दिया और उसी के तहत क्या किया आपका ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को बनाया गया, जो क्या कर रहा है आपका राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें व्यवस्था रखी गई है। तो अभी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में क्या है, गवर्नमेंट को सजेशन देना ओके रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर पर्सन की वो कौन से लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से अचीव नहीं कर रहे, एजुकेशन में उनका क्या दिक्कत है, हेल्थ में क्या दिक्कत है, इन सभी चीज़ में किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है और कौन सी जो व्यवस्था है वो ली जा सकती है। लेकिन फिर भी इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है 2019, इसमें ट्रांसजेंडर का जो आपका पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है, रिक्वायर्ड लेवल से कम है और ये बेटर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सोशल जस्टिस नहीं दे पा रहा है टू दी ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड देयर राइट्स इन इंडिया। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कोई कोई स्टेट का जिक्र आप कर सकते हैं, स्पेशली साउथ में आप तमिलनाडु का जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी प्रोएक्टिव प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए हैं, पॉलिसीज़ बनाई है, इम्प्लीमेंट किया है टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्रिप्टो करेंसी गेट स्टेबिलिटी विथ अ जीनियस एक्ट। तो हाल ही में यूएसए में जीनियस एक्ट पास किया गया है और इस एक्ट के तहत क्या किया गया है, जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्पेशली यूएसए का जो क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल कॉइन। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी में आप क्या है डिफरेंट करेंसीज हो सकती हैं। ओके, तो इसमें आपके स्टेबल कॉइन है। तो स्टेबल कॉइन अभी ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी इनस्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसके पीछे कोई एसेट्स का बैकिंग नहीं होता है। जैसे हम जो 100 रुपये लेके घूमते हैं उसमें एसेट का बैकिंग है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बिहाफ पे सोने रखे होंगे, चांदी रखे होंगे, तो उसको बैकिंग मिला हुआ है और वो एक फियाट करेंसी है कि 100 रुपये का वैल्यू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो आपको देगा, इसीलिए लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ, इस तरीके से जो लाइन आपको मिलती है। लेकिन आपके क्रिप्टो करेंसी में वो चीज़ नहीं है, इसीलिए क्या है आप देख सकते हैं वर्ल्ड में 50% जो क्रिप्टो करेंसी है वो कोलैप्स्ड हो गई है, फेल्ड हो गई है और इससे क्या है आपके जो कॉमन पॉपुलेशन है उनका जो सेविंग्स है वो आपका ख़त्म हो गया है या फिर पैसे बर्बाद हो गए हैं। तो अभी गवर्नमेंट को क्या काम है कि देश के जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी हो, सोशल हो, उनको दूर करना। तो उसी को दूर करने के लिए यूएसए ने जीनियस एक्ट लाया है ताकि स्टेबल कॉइन को क्या किया जा सके, बैक्ड किया जा सके बाय यूएस बॉन्ड और बाय फियाट करेंसी। ओके, तो ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है जीनियस एक्ट क्या है। प्लस जब आप इंडिया के बारे में पूछेगा कि इंडिया में क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो हम जीनियस एक्ट को मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया भी इस तरीके का कुछ व्यवस्था ले सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है ये काफ़ी एनोनिमस है, काफ़ी वोलेटाइल है, इससे आपकी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलती है, इससे आपका टेरर फाइनेंसिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम हो सकता है। तो इसको आपका गवर्नमेंट को इसको ट्रैक करना
इसको आपका कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है, इसका वॉलेटिलिटी को हटाना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एआई's पावर कॉनंडुरम। तो अभी एआई को लेके क्या दिक्कतें आ रही है, एआई हो या फिर मशीन लर्निंग हो, इनके लिए आपके बहुत हैवी जो आपके डाटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ वर्क करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी जब एआई इंडस्ट्री में, आपकी मशीन लर्निंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी इंडिया में ही अगर देखें तो लगभग 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओके 50 से 60% इलेक्ट्रिसिटी आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। तो उससे क्या होता है, देश का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है हाइक हो जाता है बिकॉज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। तो इसके लिए क्या करना है, देश में जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है उसको जल्दी करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ जो एआई आपकी इंडस्ट्रीज़ है, इनको आपका कंपलसरी तरीके से ग्रीन ट्रांजिशन करवाना काफ़ी ज़रूरी है। लाइक सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करना अपने ऑफिसेज में, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको अचीव कर सके। तो वही हिसाब से ये आर्टिकल पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है ओके कि जो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है बिकॉज ऑफ सर्ज ऑफ एआई, तो उसमें इंडिया कैसे आपके ट्रांजिशन कर सकता है। अगर अगर नहीं करता है तो क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन, थर्मल इमिशन, स्ट्रेन ऑन वाटर बेस्ड कूलिंग सिस्टम, ये काफ़ी बढ़ेंगी ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समरी के फॉर्म में समझ में आई होंगी। बाकी जब आप पढ़ेंगे पूरा आर्टिकल तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी ओके। इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई, और कोई दिक्कत होते हैं तो आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ओके। थैंक यू।